हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduSeeker। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 6 दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। सो दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर वीडियो। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सो द क्वेश्चन इज एवरी साइंटिस्ट इज क्यूरियस। अब ये किस टाइप के प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है? सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो वर्ड उसमें इंडिकेट करता है प्रोपोजिशन में दैट इज द क्लास। अब वो कौन सी क्लास को मेंशन करा गया है, दैट इज साइंटिस्ट। सो अब क्योंकि साइंटिस्ट एक क्लास है तो वो यूनिवर्सल फिनोमेना हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम लिया गया होता तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता। देन द नेक्स्ट इज द लैक ऑफ नेगेटिविटी। जैसे कि इस सेंटेंस में एवरी साइंटिस्ट इज क्यूरियस, इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म यूज नहीं करा गया है, जैसे कि नो, नॉट। सो इट शोज कि एक अफर्मेटिव प्रोपोजिशन है। सो क्योंकि एक अफर्मेटिव प्रोपोजिशन है और इसमें यूनिवर्सल फिनोमेना का यूज किया गया है, सो इट इज एन यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सो जो ए है प्रोपोजिशन दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जो ई प्रोपोजिशन है दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव। मतलब इसमें भी यूनिवर्सल फिनोमेना होते हैं पर वो नेगेटिव उसमें टर्म्स यूज करे जाते हैं, जैसे नो, नॉट। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा नो साइंटिस्ट आर क्यूरियस। देन द थर्ड प्रोपोजिशन इज आई दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब सम साइंटिस्ट आर क्यूरियस। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव का। एंड द फोर्थ इज ओ, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। सो दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव, दैट इज सम साइंटिस्ट आर नॉट क्यूरियस। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा पर्टिकुलर नेगेटिव का। सो आई होप कि आप लोगों को चार प्रोपोजिशन अब क्लियर हो गई होंगी विद एग्जाम्पल। So now let's move towards the next question. So the next question is from the topic deductive argument. So now you have the following questions and these are your following options. तो आपको with reference to deductive argument सही statement choose करनी है and these are the following options and the correct answer is option number second, that is the relation between premises and conclusion is one of logical necessity. How? Let's discuss in detail. देखिए, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होती है ना, उसमें क्या होता है, जो रिलेशन होता है प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच में, वो लॉजिकल नेसेसिटी का होता है। मतलब अगर एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और उसके प्रीमिसेस ट्रू हैं तो जो कंक्लूजन होगा दैट आल्सो मस्ट बी ट्रू। ठीक है, क्योंकि दैट फॉलो द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो बेसिकली एम करती है कि वो कंक्लूजन को प्रोवाइड करे, सर्टेन कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन द प्रेमिसेस एंड द कंक्लूजन एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में इज ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी एग्जाम में देखने को भी मिले होंगे। देन another thing that you should know about deductive is that it is from general to particular. अच्छा, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रेमिसेस है that all mammals have backbone and दूसरा प्रेमिस है that a dog is a mammal और कंक्लूजन कहता है कि a dog has a backbone। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है डिडक्टिव रीजनिंग का। कैसे? क्योंकि देखिए, जो पहली प्रेमिस है वो एक जनरल स्टेटमेंट बनाती है अबाउट ऑल मैमल्स की, और सेकंड प्रेमिस है वो आइडेंटिफाई करती है डॉग को एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप मैमल्स। ठीक है, सो जो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है वो प्रेमिसेस से ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि इफ इट्स ट्रू दैट ऑल मैमल्स हैव बैकबोन, प्रेमिस 1, देन इट्स ट्रू दैट डॉग इज अ मैमल, प्रेमिस 2। देन जो कंक्लूजन होगा दैट इज ऑल्सो ट्रू दैट द डॉग हैज अ बैकबोन बिकॉज इट इज अ मैमल, राइट? So this is an example of deductive argument. ठीक है, so this argument is deductive because the truth of the premise guarantees the truth of the conclusion. So the next question is from inductive argument and the question says what characterizes the conclusion of a strong inductive argument. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number second, that is जो conclusion है is probably true given that कि जो premises हैं वो भी true हैं। ठीक है, सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए, जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस बाय वे ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रादर देन सर्टेनिटी। जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसमें जो प्रेमिसेस अगर ट्रू है तो जो कंक्लूजन होता है दैट इज लाइकली टू बी ट्रू। ठीक है, पर गारंटीड नहीं होता कि वो ट्रू ही होगा। जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग में होता है कि लॉजिकल नेसेसिटी फॉलो होती है, इंडक्टिव रीजनिंग में इट्स अबाउट एम्पिरिकल लाइकलीहुड एंड जनरलाइजेशन फ्रॉम व्हाट, स्पेसिफिक टू जनरल। सो हो सकता है कि प्रेमाइस जो है वो प्रोवाइड करे सब्सटैंशियल सपोर्ट, बट वो इंश्योर नहीं करता कि जो भी कंक्लूजन का एब्सोल्यूट ट्रूथ है। सो दैट इज ओनली इन द केस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में typically it moves from particular to general, making broader generalization on a specific evidence. For example, premise ले लीजिए, दो premises हैं। पहली है every swan we have observed so far has been white। ठीक है, सेकेंड प्रोमाइस है वी हैव ऑब्जर्व्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्वैन्स इन वेरियस लोकेशन।
सो कंक्लूजन कहता है कि ऑल स्वैन्स आर वाइट, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है इंडक्टिव का। हाउ, देखिए जो कंक्लूजन कहता है वो कहता है ऑल स्वैन्स आर वाइट, सो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वाइट स्वैन्स, ठीक है। इसने एक जनरलाइजेशन बनाया फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंस। नाउ ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इंडक्टिव है बिकॉज इट टेक्स पर्टिकुलर फैक्ट्स जैसे कि ऑब्जर्व कलर ऑफ स्वैन्स, ठीक है, एक्सटेंड्स देम टू अ जनरल रूल कि ऑल स्वैन्स आर वाइट, ठीक है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लार्ज एंड वेरीड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग डज नॉट गारंटी द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन एज डिडक्टिव रीजनिंग डज। एक चीज याद रखिएगा, इट सजेस्ट कि जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबली बेस्ड है ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड, ठीक है। एंड अगर पर्टिकुलरली इस केस की बात करी जाए तो जो आर्ग्यूमेंट है दैट वाज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग अंटिल ब्लैक स्वैन्स वर डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया विच डिस्प्रूव द जनरलाइज कंक्लूजन की जितनी भी स्वैन्स होती हैं वो वाइट होती हैं, से ठीक है। So illustrating the inherently uncertainty in inductive reasoning, right? So the next question is from mood and figure, and now you have to analyze the following syllogism to determine its mood. Okay, so these are your following options, and the correct answer for this question is option number A. So how? Let's discuss in detail. देखिए categorical syllogism में जो mood होता है वो determine करता है by the types of categorical propositions, ठीक है, जो उस premise और conclusion को बनाती हैं। सो मूड रिप्रेजेंट करता है बाय अ 3 लेटर कोड, ठीक है, जहाँ पे जो हर लेटर है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। ए जो होता है दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई इज यूनिवर्सल नेगेटिव, आई इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ इज पर्टिकुलर नेगेटिव। सो जो गिवन प्रपोजिशन है वो क्या क्या है, दैट फर्स्ट इज नो बर्ड्स आर कैट्स, तो ये एग्जाम्पल हो गया ई का विच इज यूनिवर्सल नेगेटिव। देन सेकेंड इज ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो ये एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन जो है दैट इज नो बर्ड्स आर एनिमल्स, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव, सो हेंस इट बिकम्स ई। सो देयरफॉर जो मूड होगा इस सिलॉजिज्म का दैट इज ई ए ई, सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Let's move towards the next question. So the next question is related to your structure of Anuman. So now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer for this question is option number D, that all A, B, C are correct. They are the components of the structure of Anuman. So let's discuss in detail. देखिए जो अनुमान होता है उसे हम लोग इन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ नॉलेज है इंडियन लॉजिक में। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स, ठीक है। अब अनुमान का जो स्ट्रक्चर होता है इन्फ्रेंस का वो टिपिकली कंसिस्ट करता है 5 कंपोनेंट्स और स्टेप्स को। वो कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो सबसे पहला है प्रातिजना। सो प्रातिजना एक इनिशियल प्रपोजिशन होता है दैट इज टू बी प्रूव्ड और स्टैब्लिश, ठीक है। स्टेट्स दैट जो भी कंक्लूजन है या जो भी क्लेम है दैट इज बीइंग इन्फर्ड, जैसे कि द हिल हैज फायर। देन द सेकंड इज हेतु, दैट इज रीजन और ग्राउंड। सो हेतु जो होता है वो एक रीजन होता है और ग्राउंड होता है जिसपे एक लॉजिकल बेसिस या एविडेंस को बिल्डअप करा जाता है, ठीक है। इट इज अ जनरल प्रिंसिपल और रूल दैट इज रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट ऑफ द इन्फ्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ पे भी धुआं है तो वहाँ जरूर होगा कि वहाँ आग लगी हो, तो ये एक रीजन है बेसिकली, राइट। Then the third is उदाहरणा, that is example या फिर illustration. So उदाहरणा is the specific example, for instance, that demonstrate जो भी connection होगा between the reason and the subject of the inference, ठीक है। reason मतलब हेतु, so it provides an empirical या फिर आप कह सकते हैं observable basis for the general principle, जैसे so for example there is smoke coming from the hill. Then the fourth is upanaya, that is application. So upanaya is the application of the reason मतलब हेतु to the subject of inference. It involves the So basically it involves establishing logical connections जो भी general principle and specific example के बीच में होते हैं। For example, the hill has smoke and wherever there is smoke, so there is fire. So ये एक example हो गया आपका उपनाया का, क्योंकि अगर हिल में smoke है तो smoke तो वही होती है जहाँ fire होती है, so therefore there is fire. Then the fifth is निगमना, that is conclusion. So निगमना is the final conclusion जो आप derive करते हैं through the process of inference, ठीक है, by the acceptance or affirmation of the proposition. So for example, therefore the hill has fire because there is smoke and wherever there is smoke there is fire, so therefore the hill has fire. So yes, this was all about this question. Let's move towards the next question. So the next question is related to your Pramanas, that is means of knowledge in Indian logic. So now you have to match list first with list second, and the correct answer for this question is option number second. How? Let's discuss in detail. तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज प्रत्यक्ष, वो मैच करेगा सेकंड से, बिकॉज प्रत्यक्ष इज परसेप्शन, दैट इज डायरेक्ट कॉग्निशन, मतलब आपने सेंसरी ऑर्गन से जो नॉलेज गेन करते हैं वो होता है प्रत्यक्ष। सो इट इज डायरेक्ट ऑफ कॉग्निशन दैट इज इमीडिएट एंड फ्री फ्रॉम डाउट, बिकॉज वो प्रोड्यूस करा जा रहा है बाय इंटरेक्शन ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स विद द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली।
Then the next is B, which matches with fourth. So अनुमान is inference, और inference मतलब it involves cognition कि that is based on reasoning, क्योंकि जो भी knowledge है that is deduced from the premises to reach to a conclusion. ठीक है. So basically अनुमान is inference. Then the third is उपमान, that is comparison. So it involves knowledge derived from comparing. ठीक है, आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से compare कर रहे हैं, वो similar भी हो सकती है, वो different भी हो सकती है. Then the fourth is शब्द, that is verbal testimony. So शब्दा इस नॉलेज जो आप किसी के वर्ड से गेन कर रहे हैं, और वो जो जिस इंसान के और जिसके वर्ड से आप वो गेन कर रहे हो वो बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, वो एक अथॉरिटी होती है जिसको आप बिलीव करते हो अनडाउटेबली. सो दैट इज शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी. ठीक है. सो ऑल्सो जो 6 प्रमनास होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि, ये हमने अपने प्रीवियस लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो में भी कवर करा है. एंड ऑल्सो इंडियन लॉजिक एंड द एंटायर सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज कवर्ड इन आवर ई बुक. सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट द ई बुक. उसमें हमने सारे यूनिट्स को कवर करा है इन ब्रीफ. एंड ऑल्सो ई बुक के साथ आपको PYQs भी मिलेंगे जो बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे, that are based on your chronological order, year wise and unit wise. So if you want you can check out the link in the description box of this video. So now let's move towards the next question. So the next question is on situation aspect. So you have to consider the scenario जो आपको present करा जा रहा है question में. Now you have to identify the प्रमाण कि कौन सी means of valid knowledge इसमें use करी गई है. So hence the correct answer for this question is option number फर्स्ट, दैट इज अर्थपति मतलब पॉस्टुलेशन. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो लॉजिक इन्वॉल्व करा जा रहा है सिनेरियो में, दैट इज अर्थपति. अर्थपति इज व्हेन वी फॉर्म ऑफ पॉस्टुलेशन या फिर प्रिजम्पशन. ठीक है, हम लोग अर्थ निकाल रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं, इम्प्लीकेशन. ठीक है. सो इन इंडियन फिलॉसफी अर्थपति इज रिकॉग्नाइज एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज दैट इज इम्प्लॉयड जब डायरेक्ट एविडेंस एब्सेंट होता है, पर एक प्रिजम्पशन होता है कि आप उसको रिकनसाइल करके एक स्टेटमेंट बना सकते हो, एक नॉलेज गेन कर सकते हो. सो इन दिस केस द फैक्ट दैट क्योंकि इसमें आपने कैसे अर्थ निकाला है, आपने देखा क्योंकि ड्राई सीजन है तो प्लांट्स आर थ्राइविंग ड्यूरिंग ड्राई सीजन. ठीक है, पर जो गार्डनर है उसे कभी भी दिन में पानी देते हुए नहीं देखा. सो इसका मतलब आपने पॉस्टुलेशन लगा लिया, आपने ये इम्प्लीकेशन. सो इसका मतलब आपने ये पॉस्टुलेशन लगा लिया, आपने ये इम्प्लाई कर लिया क्योंकि वो दिन में पानी नहीं देता तो हो सकता है वो रात में पानी देता हो. ठीक है. तो ये जो प्रिजम्पशन आपने बनाई है दैट इज मेड टू अकाउंट फॉर द थ्राइविंग प्लांट्स विच would be otherwise explained under the dry conditions, right? So hence the correct answer is option number A, that is Earthpati. Let's move towards the next question. So the next question is from classical square of opposition. तो classical square of opposition के जो 4 relations होते हैं वो चारों के ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस इसी वीडियो में. So hence the concept will be clear. So पहला क्वेश्चन है, if two propositions are related in such a way that they cannot both be true together but they may be false together, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कॉन्ट्ररी. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो 2 प्रपोजिशंस ऐसे रिलेटेड हैं कि दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू टुगेदर. ठीक है, पर वो फॉल्स हो सकती है साथ में. सो ऐसे रिलेशन को हम लोग कॉन्ट्ररी कंसिडर करते हैं. सो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट जो है वो अपोजिशन स्टेटमेंट्स होती है, बट उनका जो क्वांटिटी होता है वो सेम होता है, दैट इज यूनिवर्सल. उनका यूनिवर्सल ही क्वांटिटी होता है, पर वो क्वालिटी में डिफर करती है. वन अफर्म्स एंड वन डिनाइज, मतलब एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट होती है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है. सो ये जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है ये रिलेशन होता है बिटवीन ए एंड ई. ठीक है, ए का एग्जाम्पल ले लीजिए ऑल मैन आर ऑनेस्ट, और ई का एग्जाम्पल ले लीजिए नो मैन आर ऑनेस्ट. सो इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स. इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू तो जो अदर है दैट विल डेफिनेटली बी फॉल्स. ठीक है, and if one statement is false, जो other है that will always be doubtful. As you can see in the picture, A and E. ठीक है, universal affirmative and universal negative. तो इनके बीच का जो relation होता है that is contrary. Let's move towards the next question. So the next question is related to your, so in the classical square of opposition, which of the following best describes the subaltern relationship? So now you have the following options and the correct answer is option number A, that is if the universal affirmative proposition is true, then जो particular affirmative proposition होगा that also must be true. How let's discuss in detail. देखिए in the classical square of opposition जो subaltern relationship होता है that describes the connection between universal and particular propositions. ठीक है, a universal affirmative proposition such as all SRP implies the truth of its subaltern particular affirmative proposition I. ठीक है, that is some SRP. So अगर universal true है तो particular भी true रहेगा. ठीक है, सो जो प्रपोजिशंस होते हैं दे हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट उनकी क्वांटिटी डिफर करती है. सो इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल एंड अ पर्टिकुलर, एंड इफ यूनिवर्सल इज ट्रू देन द पर्टिकुलर विल डेफिनेटली बी ट्रू.
पर अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा वो डाउटफुल होगा. पर अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो यूनिवर्सल होगा दैट विल बी डेफिनेटली बी फॉल्स. एंड इफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू तो जो यूनिवर्सल होगा वो डाउटफुल होगा. इसे बेसिकली एक चीज से याद रखिएगा कि जो ट्रूथ होता है दैट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड जो फॉल्स होता है दैट मूव्स अपवर्ड्स. ठीक है. सो इफ example, if all dogs are friendly is true, so then some dogs are friendly also must be true. So as you can see the relationship in the diagram that is between A and I. So subaltern relationship is between A and I and E and O. ठीक है. So hence the correct answer is so yes, this was all about this question. Let's move towards the next question. So when subjects and predicate of both premises is same but they differ in quality as well as quantity, it is known as what? So now you have the following options. And the correct answer is option number 3, that is contradictory statements. How? Let's discuss in detail. देखिए जो contradictories होती हैं, they are two categorical propositions जिनका same subject and predicate होता है पर इनकी quality भी different होती है, मतलब affirmative and negative, and quantity भी different होती है, मतलब universal and particular. So contradictory statements are statements that cannot both be true but they can be false at the same time. So जो proposition है universal affirmative and the proposition particular negative, they are contradictory statement. So they have the same subject but they differ in quality as well as quantity. It is, if one is true then the other is definitely false. If one is false then the other is definitely true. So ये relationship होता है contradictory statement में. Both statements can be true and false simultaneously. So for example, all dogs are mammals. So it is an example of universal affirmative statement. And the second is some dogs are mammals. So ये example है particular negative का. ठीक है. तो ये सो ये होता है कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, जो रिलेशन होता है ए एंड ओ के बीच में और ई और आई के बीच में. राइट. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सबकॉन्ट्ररी. हाउ? लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए सबकॉन्ट्ररी जो रिलेशनशिप होता है वो आई एंड ओ के बीच में होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो जो दो प्रपोजिशंस है वो सब कॉन्ट्ररी हैं व्हेन इट इज पॉसिबल फॉर बोथ टू बी फॉल्स. सो जो आई प्रपोजिशन है दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड जो ओ प्रपोजिशन है पर्टिकुलर नेगेटिव, ये जो रिलेशन है दैट इज सब कॉन्ट्ररी. दे हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स बट डिफर इन क्वालिटी, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में. ठीक है. क्वांटिटी तो सेम ही रहती है, दैट इज पर्टिकुलर. ना बोथ जो स्टेटमेंट्स है दे आर अपोजिट टू कॉन्ट्ररी. जो भी कॉन्ट्ररी के फीचर्स थे वही सेम इसके अपोजिट हो जाएंगे सब कॉन्ट्ररी में. सो इट इज ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर स्टेटमेंट. बोथ कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली बट बोथ कैन बी ट्रू. एंड इन केस अगर एक ट्रू है तो अदर जो होगा वो डाउटफुल होगा. एंड इन केस वन स्टेटमेंट इज फॉल्स सो द अदर स्टेटमेंट विल बी ट्रू, डेफिनेटली ट्रू. सो फॉर एग्जाम्पल सम डॉग्स आर फ्रेंडली, ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? आई स्टेटमेंट का. एंड देन सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली, सो ये एग्जाम्पल हो गया ओ स्टेटमेंट्स का. Now let's move towards the next question. So the next question is related to your Venn diagram. Now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer is option number C, that is both the conclusions follow. First and second conclusions follow. So देखिए जो Venn diagram है that is showing the nested relationship where the set of bird is entirely within the set of animals और जो set of animals है that is entirely within the set of living things जो आपके premises में दे रखा है. ठीक है. So conclusion पहला इसलिए true है because if all birds are animals then all animals are living things and then all birds must be living things. तो ये correct है as you can see in the picture. Then the second is conclusion is also true because if all birds are living things it is implicit that some living things are at least birds. So ये भी correct statement है, आप picture में देख सकते हैं. So hence the correct answer is option number C because both जो conclusion है they logically follow from the statements that is given in the question. So now let's move towards the next question. So the next question is related to your formal fallacy. So which among the following is not an example of formal fallacy? So now you have the following options and the correct answer is option number second, that is ad populum fallacy. So ad populum fallacy जो है that is an example of informal fallacy and it is known as appeal to majority fallacy. ठीक है. जो फॉर्मल फैलेसीज होती है दे आर बेसिकली एरर्स इन द लॉजिकल फॉर्म. ठीक है. या तो स्ट्रक्चर में होगा ऑफ एन आर्ग्यूमेंट में जो एरर आ जाता है वो होती है फॉर्मल फैलेसी. एंड इट अकर्स स्ट्रिक्टली इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसका जो कंक्लूजन अगर फॉलो नहीं कर रहा लॉजिकली प्रोमाइसिस से तो फॉर्मल फैलेसीज अकर होती हैं. ठीक. सो क्योंकि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है मैंने इसमें बताया था लॉजिकल नेसेसिटी होती है कि अगर कंक्लूजन ट्रू है तो कंक्लूजन जो है वो प्रोमिसेस के थ्रू फॉलो करता है. ठीक है. So hence let's discuss the 5 types of formal fallacies. जो 5 तरीके की formal fallacies होती हैं.
सबसे पहली है आपकी असिद, दैट इज ऑल्सो नोन एज सद्यसाम फैलेसी, ठीक है, इसे बोला जाता है अनस्टैब्लिश्ड मिडिल टर्म। सो ये जो फैलेसी होती है अराइज करती है जब जो मिडिल टर्म है इन अ सिलॉजिज्म दैट इज अनस्टैब्लिश्ड। सो फॉर एग्जांपल, अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई शाइन बिकॉज दे आर स्टार्स, here the middle term stars is unestablished for the major term because जो objects होते हैं sky में से not all objects in the sky are stars, ठीक है, example planets भी तो होते हैं sky में, so hence this is an example of acid or unestablished middle term fallacy. Then the second is your सव्यभिकारा और irregular middle fallacy. तो इस fallacy में जो middle term होता है that is presently in only in some cases of the major term and not in all the cases required by a proper syllogism. For example, all warm blood animals are mammals. So here जो middle term है mammals, that is irregular because there are warm blooded animals that are not mammals, जैसे कि birds. So now let's move towards the next fallacy, that is सत प्रतिपक्ष fallacy, that is contradicted middle. So contradicted middle term, so it occurs when जो middle term होता है that is equally present both in the major term and its contrary. For example, sound is eternal because it is an effect like a pot, ठीक है, तो ये जो fallacy है that is because being an effect is also true for non-internal things. Let's move towards the next fallacy, that is विरोध, that is contradictory middle term. So in this fallacy जो middle term होता है that is in direct contradiction with the major term. How? Let's see if I with an example. So fire is cold because it is a substance. So this is contradictory because जो cold होता है that is directly opposite to the nature of fire, right? So yes. Then the next fallacy is बाधित fallacy which is non-inferential contradiction. So इसमें जो inference होता है that is contradicted by the known fact or direct perception. जैसे कि the hill has fire because it has smoke. So when in direct perception there is no fire on the hill. So जो हो सकता है smoke जो वो steam engine के through से आ रही हो, not because there is fire. So yes. So yes, these are the types of formal fallacies. Now let's discuss the next question. So the next question is related to your slippery slope fallacy. So इसमें आपको बताना है which argument is an example of slippery slope fallacy. So now you have the following options and the correct answer is option number A, that is. So the correct answer is option number A, that is if we start censoring violent video games for children, next we'll be censoring the news and soon after we'll lose all freedom of speech. How? Let's discuss in detail. देखिए जो example है जो ऑप्शन ए है वो एक एग्जाम्पल है स्लिपरी स्लोप फैलेसी का बिकॉज इट अज्यूम्स अ चेन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स जो अकर होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ वन एक्शन। मतलब आपने एक एक्शन करा तो इसकी वजह से जो बाकी जो एक्शंस होंगे वो भी नेगेटिव इवेंट्स होते जाएंगे, ठीक है। आपने वीडियो गेम्स को सेंसर करा तो आप आगे जाके न्यूज़ चैनल्स को भी करेंगे और फिर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चली जाएगी, ठीक है। पर इसका कोई भी आपको एविडेंस प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है इस स्टेटमेंट में, बस एक ड्रास्टिक प्रोग्रेशन दिखा दिया जा रहा है एक स्टेटमेंट का। सो इट एक्सैजरेट्स द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस लीडिंग टू द एक्सट्रीम सिनेरियो। रही बात ऑप्शन बी एंड सी की, सो दे रिप्रेजेंट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड डू नॉट मार्क अनवारंटेड लीव्स इन लॉजिक। एंड जो ऑप्शन डी है दैट स्टेट्स अ प्रिंसिपल विदाउट प्रेडिक्टिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स, सो इट इज नॉट अ स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट। So now let's discuss the next question. So the next question is which among the following are the informal fallacies? So now you have the following options and the correct answer is option number 4, that is all the above A, B, C, D and E. So आइए डिस्कस करते हैं इन fallacies के एग्जाम्पल के थ्रू। So पहली है आपकी ad hominem fallacy. So ये जो fallacy होती है it is when an argument जो है that is refuted by attacking the character या फिर motive or other attribute of the person मेकिंग द आर्ग्यूमेंट रादर देन एड्रेसिंग जो भी सब्सटेंस है उस आर्ग्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल आप क्लेम करते हैं कि ये जो इंसान है वो इनोसेंट है पर आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसने पहले भी झूठ बोला है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एड होमिनम फैलेसी। देन द सेकेंड इज अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। तो ये अकर तब करती है जब आप असर्ट करते हैं एक क्लेम को ट्रू क्योंकि वो एक अथॉरिटी के थ्रू आ रहा है, अथॉरिटी ऑफ द पर्सन, मेकिंग इट रादर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि डॉक्टर एक्स ने ये बोला है कि ये मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब इसके नहीं होंगे, पर हो सकता है उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो, पर आप इसीलिए बिलीव कर रहे हो क्योंकि एक पर्टिकुलर फेमस डॉक्टर ने बोला है जिस पे आपको बिलीव है, आप उसे एक अथॉरिटी फिगर की तरह देखते हो। देन द नेक्स्ट इज स्ट्रॉमैन फैलेसी। सो इट हैपन्स जब आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है वो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है टू मेक इट ईजियर टू अटैक। मतलब आप किसी की चीज़ को जानबूझ के मिस इंटरप्रेट कर रहे हो ताकि आप उस पर अटैक कर सको। For example, Smith says we should not fund the attack submarine program. So I disagree entirely and I can't understand why he wants to leave us defenseless like that. वो जो प्रोग्राम को जो जिसको वो बैन करना चाह रहे हैं उसका हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि वो तो यूएस को डिफेंसलेस बनाना चाह रहे हैं। So that is an example of strawman fallacy.
Then the next is circular reasoning fallacy. तो ये fallacy तब अकर होती है when the conclusion of an argument is used as the premise of the same argument. For example, Bible is true because it is the word of God. ठीक है, and we know it is the word of God because the Bible says so. So एक सी circular argument हो गया. ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को prove कर रहे हैं. So hence it is an example of circular reasoning fallacy. Then the next is false dilemma fallacy. तो ये जो fallacy होती है that is also known as black or white fallacy. मतलब इसमें ऑप्शंस को लिमिट कर दिया जाता है, सिर्फ 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, उनमें से चूज करना पड़ता है, और जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं या मिडिल ग्राउंड्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू आर विद अस और विदाउट अस, देयर इज नो इन बिटवीन. ठीक है, एग्जाम्पल, यू ईदर सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स or you want to city to become congested and fail. So each of these fallacies is an example of informal fallacies because they not involve errors in content, assumption and relevance or context of the argument, rather in the form of structure of the argument itself. So yes, this was all about today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.